चलो, तो बेटा ये चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, आज एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका जो है चैप्टर 10th है। ठीक है, आपकी बुक में 11th क्लास की। ठीक है, तो हम इसको अब पढ़ते हैं सेल साइकिल के बारे में डिटेल में कि क्या होती है सेल साइकिल, है ना। तो चलो, तो इसमें सब पहले अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसमें अपन पूरा का पूरा सेल डिवीजन के बारे में करेंगे कि कैसे सेल जो है एक सेल से दो सेल में जो है डिवाइड हो जाता है, एक सेल से दो सेल में कैसे जो है डिवीजन हो रहा है, पूरा का पूरा स्टेजेस पढ़ेंगे कैसे डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि अगर एक सेल एक एक सिंगल सेल है। ठीक है, अगर एक सिंगल सेल है वो दो में डिवाइड हो जाए, कितने में डिवाइड हो जाए, दो में डिवाइड हो जाए, तो इसे अपन कई बार जो है ग्रोथ भी कहते हैं, कई बार रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन किस में कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड कर जाते हैं एक से दो, और यही एक तरीका है उनका, एक जरिया है रिप्रोडक्शन का। ठीक है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वो बस दो में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे अमीबा है, अमीबा जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, वो दो में डिवाइड हो जाता है। तो वो रिप्रोडक्शन भी कहलाएगा कि भैया उसने रिप्रोड्यूस कर दिए, दो बच्चे पैदा कर दिए, रिप्रोडक्शन कर दिया। ठीक है, अमीबा ने क्या कर दिया, दो बच्चे पैदा कर दिए, रिप्रोडक्शन भी करेगा। एट द सेम टाइम वो क्या कहलाएगा, सेल डिवीजन भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेल डिवीजन भी कहलाएगा। एक ही बात है, चाहे उसे आप सेल डिवीजन कहो या उसे क्या कहो, रिप्रोडक्शन कहो, एक ही बात है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो सेल डिवाइड होने से पहले सबसे पहले कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसे सेल एनलार्ज होता है। ठीक है, सेल एनलार्जमेंट भी वगैरह भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये अपन पढ़ेंगे पूरा का पूरा डिटेल। ठीक है, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो अब ये बात समझ में आ गई, सेल सेल डिवीजन और सेल रिप्रोडक्शन एक ही बात है। ठीक है, किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे अमीबा। और सेल ग्रोथ और सेल रिप्रोडक्शन एक ही बात है, सेल डिवीजन एक ही बात है। ठीक है, लेकिन अगर अपन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है सेल डिवीजन होता है। क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अपन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, उससे क्या होती है, ग्रोथ होती है हमारी, क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा बच्चा था। ठीक है, छोटा सा बच्चा था, बच्चा छोटा ही होता है ना। तो छोटा सा बच्चा बच्चा बना, है ना, या अडल्ट बना, कैसे बना, उसके सेल डिवाइड हुए, शरीर के बॉडी के सेल्स डिवाइड हुए। ठीक है, डिवाइड हुए, बड़े हुए। ठीक है, डिवाइड हुए, ग्रो उनमें ग्रोथ आई, बड़े हुए। ठीक है, सेल डिवाइड हुए, बड़े हुए, तो जाके जो छोटा बच्चा था वो बड़ा बच्चा बन गया। ठीक है, ये बात क्लियर आपको समझ में आ गई कि छोटे से बड़ा कैसे हुआ है, बहुत सारे सेल डिवीजन हुआ है इसके अंदर। क्या हुआ है बेटा, बहुत सारा सेल डिवीजन हुआ है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, चलो, अब जो है कई अपन स्टेजेस पढ़ेंगे कैसे क्या सेल डिवीजन होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले एक जो आता है टर्म, वो आता है आपका सेल साइकिल। सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, सेल साइकिल क्या होता है। बेटा सेल साइकिल कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो है, ठीक है, सेल जो है, सेल सेल जो है डिवाइड होती है। सेल सबसे पहले क्या करती है कि सबसे पहले वो प्रिपेयर करती है, क्या करती है, प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए। ठीक है, क्या करती है, प्रिपेयर करती है अपने आप को कि भैया पहले ग्रो करती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, अपने अंदर जो है, अपने अंदर न्यूक्लियस वगैरह जो है उसको डबल कर लेगी, है ना। क्या कर लेगी, सब चीजें डबल कर लेगी, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर देगी, अंदर डबल कर देगी माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, और क्या कर देगी, ठीक है, डीएनए को डबल कर देगी, अंदर डीएनए होगा प्रेजेंट। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए होगा, उसको डबल कर देगी। क्लोरोप्लास्ट होगा, उसको डबल कर देगी, क्लोरोप्लास्ट को डबल कर देगी। ठीक है, तो सब चीजें डबल कर दी जाएगी। उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा बेटा। उसके बाद क्या होगा, ऐसे डिवीजन हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो ये पूरी की पूरी क्या लाई जाती है, सेल साइकिल। ये पूरी की पूरी क्या कहलाई जाती है, सेल साइकिल। ठीक है, ये बात समझना है इसको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो है इस सेल साइकिल, पूरी की पूरी सेल साइकिल में क्या होता है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, सेल जो डीएनए क्या हुआ यहाँ पर, रेप्लिकेट हो गया, एक डीएनए से दो, बहुत सारे मतलब एक से दो डीएनए बन गए, न्यूक्लियस एक से दो हो गए, है ना। आरिवा सेल में तो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। और देखो एक छोटी सी सेल में क्या हुआ, ग्रोथ भी हो गई, बड़ी हो गई, सेल भी ग्रोथ होती है। क्यों सर, सेल क्यों बड़ी हो गई बेटा, क्योंकि उसके अंदर का जो लिक्विड है, क्यों 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 बड़ी हो गई, क्योंकि इसके अंदर का जो लिक्विड है बेटा, अंदर ये लिक्विड होगा, है ना, हाँ सर लिक्विड होगा। तो बेटा ये लिक्विड जो होगा ये बड़ा बढ़ जाएगा, ये लिक्विड जो होगा ये भी डबल हो जाएगा, लिक्विड भी डबल हो गया। और क्या क्या डबल हो गया,
ये न्यूक्लियस डबल हो गया। सर ये एक न्यूक्लियस था, हाँ। अब यहाँ पर दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, हाँ बेटा दो दो न्यूक्लियस है। सर यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया है, हाँ। यहाँ पर दो दो माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं, हाँ दो दो माइटोकॉन्ड्रिया। सब चीजें डबल हो जाएंगी इस जगह पर। और डबल होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा कि भैया एक न्यूक्लियस जो ब्लैक कलर का इधर है, मान के चलो एक ये जो न्यूक्लियस ब्लैक कलर का इधर है, वो एक इधर पहुंच जाएगा, एक इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। अगर अपन बात करें, ये माइटोकॉन्ड्रिया दो थे, कितने थे माइटोकॉन्ड्रिया, दो, तो एक माइटोकॉन्ड्रिया इधर पहुंच जाएगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया इधर पहुंच जाएगा। तो ये पूरी की पूरी सेल साइकिल है, ये पूरी की पूरी क्या है बेटा, ये सेल साइकिल है। ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज होता है। साइटोप्लाज्म यानी बेटा मैंने आपको बता दिया, जो ये लिक्विड होता है सेल के अंदर का, जो लिक्विड होता है बेटा, वो भी डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, लिक्विड भी डबल हो जाता है, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज या फिर साइटोप्लाज्म जो है बढ़ जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डीएनए वगैरह भी डबल हो जाता है, न्यूक्लियस भी डबल हो जाता है ना। न्यूक्लियस एक था पहले, फिर बाद में क्या हो गया, दो हो गया। ठीक है, तो बेटा न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, अगर किसी को मैंने बताया, जिसने सेल चैप्टर में से पढ़ा होगा, उसको मैंने बताया था कि सेल जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या भरा रहता है, डीएनए भरा रहता है। क्या भरा रहता है, सब जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा रहता है, डीएनए भरा रहता है। तो डीएनए भी क्या हो जाएगा, जब न्यूक्लियस डबल हो रहा है, जब न्यूक्लियस डबल हो रहा है तो बेटा अंदर का जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए वो भी तो डबल हो जाएगा ना। हरी बात समझ में, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, ये पूरी की पूरी क्या कहलाई जाती है, सेल साइकिल कहलाई जाती है। ठीक है, देखो अब अगर अपन बात करें कि सर ये बात बताओ कि ये हमें कुछ नहीं जानना, आप हमें भी बताओ। मैंने एक जो है आपको एक सेल दे दिया, मैंने सर एक एक मैंने अपना सेल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, और है ना, ये मैं एक सेल दे रहा हूँ, मुझे आप ये बताओ मेरा एक सेल कितने कितने टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो मैं पूछूंगा पहले, तो तुम ये बताओ कि तुम कौन हो। सर मैं तो ह्यूमन हूँ। ह्यूमन हो ना, कि गधे हो। सर नहीं, हम तो ह्यूमन है। तो ह्यूमन हो तो ह्यूमन का सेल जो होता है 24 घंटे में डबल हो जाता है। 24 घंटा था नहीं, एक दिन, हाँ एक दिन में जो है, एक दिन में ये जो सेल है वो डिवाइड कर देता है। एक एक दिन में क्या होता है, हमारा ह्यूमन सेल जो है वो क्या कर देता है, डिवाइड कर लेता है। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, और सर ऐसा क्या, फिर तो क्या सर सब सेल ऐसे ही डिवाइड करते हैं क्या, कि एक दिन में डबल हो जाए, 24 घंटे में डबल हो जाते हैं क्या, हर कोई, चाहे वो प्लांट का सेल हो चाहे वो एनिमल का सेल हो। नहीं, ऐसा हर जगह नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सबका अलग अलग टाइमिंग होता है, सबका क्या होता है, अलग अलग टाइमिंग होता है। कुछ ऐसे सेल होते हैं जैसे ईस्ट जो है, ईस्ट सभी जानते होंगे, जो भटूरों में ईस्ट डलती है। ठीक है, एक ये फंगस है, ईस्ट क्या है, एक प्रकार की फंगस है। ठीक है, जो भटूरों में डाली जाती है, जिससे भटूरे फूल जाते हैं बेटा, क्या हो जाते हैं, भटूरे फूल जाते हैं। ठीक है, तो वो ईस्ट जो है, वो ईस्ट जो है डिवाइड करती है। ईस्ट क्या करती है, ईस्ट जो है डिवाइड करती है कितने टाइम में, 90 मिनट्स में बेटा, सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स। सर 90 मिनट्स सिर्फ, हाँ बेटा सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर जो है ये डिवाइड कर जाती है। अच्छा सर, हाँ ये 1.5 घंटे के अंदर डिवाइड कर जाती है। ठीक है, तो बेटा ये जो है वेरी करता है, सेल जो साइकिल है सबकी अलग अलग है। सेल साइकिल, ये देखो सेल साइकिल में यही होता है कि सेल साइकिल में होता क्या है, एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है, बस उसे कहते हैं सेल साइकिल। ठीक है, लेकिन सेल साइकिल आपको बहुत छोटी सी दिख रही होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है सब। उसमें क्या होता है, सेल साइकिल में ये जो सेल है, ये अपने आप को पहले प्रिपेयर करता है। क्या करता है, प्रिपेयर करता है। जैसे आप नीट एग्जाम देने जाएंगे, या 11th का पेपर देने जाएंगे, फाइनल वाला, है ना। तो जब आप 11th का पेपर देने जाएंगे फाइनल वाला, तो आप जो है क्या करोगे, सबसे पहले जो है आप अपने आप को क्या करते हो, उसके लिए प्रिपेयर करते हो, पूरा साल भर पढ़ते हो, है ना। तो क्या करते हो, पूरा साल भर पढ़ते हो। ठीक है, तो लगभग लगभग 23 घंटे जो है, 23 घंटे जो है प्रिपरेशन में चले जाएगा बेटा। 23 घंटे किस में चले जाएंगे, 23 घंटे, 23 आवर्स जो है प्रिपरेशन में चले जाएंगे। ठीक है, 23 आवर प्रिपरेशन में चले जाएंगे कि भैया प्रिपेयर करना है। ठीक है भैया, अब क्या करना है, प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन में चले जाएंगे 23 घंटे। सर प्रिपरेशन मतलब बेटा जो है न्यूक्लियस को डिवाइड करना, न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस को डबल करना, माइटोकॉन्ड्रिया को डबल करना। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को डबल करना, इसमें ही टाइम निकल जाएगा कितना, 23 घंटा। और बाकी का सर 1 घंटे में, बाकी 1 घंटे में क्या होता है, इतने इतने में तो 23 घंटे लग जाते हैं, इतना काम करने में 23 घंटे लग जाते हैं। और ये काम करने में एक एक घंटा लगता है मात्र, डिवीजन में सिर्फ 1 घंटा लगता है बेटा। तो ये बात ध्यान रखना, 23 घंटे में क्या होती है, प्रिपरेशन, और 1 घंटे में क्या होता है, 1 घंटे में होता है डिवीजन। ये बात ध्यान में रखना, 1 घंटे में क्या होता है, डिवीजन होता है। आ गई बात समझ में, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये मैंने आपको बात बताई। और सबका अलग अलग टाइम होता है, डिवीजन का जो है, जैसे ये सबका अलग अलग टाइम है। तो ये बात साफ साफ यहाँ पर लिखी हुई है
कि ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरीज इन ईच ऑर्गेनिज्म, ईच सेल टाइप, अलग अलग टाइप में अलग अलग जो है ड्यूरेशन होता है सेल डिवीजन का। गधे घोड़े का अलग होता है, गधे घोड़े का सेल का अलग होता है, प्लांट सेल का अलग होता है, ठीक है, फंगस सेल का अलग होता है, बैक्टीरियल सेल का अलग होता है। बैक्टीरियल सेल कहते हैं 20 मिनट में डिवाइड कर देता है, वो और खतरनाक होता है, पहले डिवाइड 20 मिनट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। ईस्ट तो फिर भी 1.5 घंटा ले रहा है, वो 20 मिनट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। चलो, तो अलग अलग का अलग अलग टाइमिंग होता है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये पूरी सेल साइकिल पढ़ेंगे बेटा अपन, क्या पढ़ेंगे, सेल साइकिल पढ़ेंगे। तो सेल साइकिल जो है अगर अपन बात करें तो सेल साइकिल में मेनली दो फेजेस होती हैं। सेल साइकिल में मेनली कितनी फेज होती है, दो फेजेस होती हैं, ठीक है। एक होती है इंटरफेस और एक होती है एम फेज, ठीक है। इंटरफेज यानी क्या होती है बेटा, वही बेटा मैंने आपको बताया ना, वही 23 घंटे हुए। सेल साइकिल में कितने होते हैं, 24 घंटे। सेल साइकिल लगभग कितने घंटे में होती है, 24 घंटे में टोटल, उसमें से 23 घंटे किसमें जाते हैं, प्रिपरेशन में। किसमें जाते हैं बेटा, प्रिपरेशन में, प्रिपरेटरी फेज। तो इसको कई बार इंटरफेस को अपन एक और फेज कहते हैं, प्रिपरेटरी फेज। क्या कहते हैं बेटा, प्रिपरेशन करना। क्या करना बेटा, प्रिपरेशन करना, ठीक है। आर्यवा समय में तो बेटा आप जानते होगे, जैसे ऐसे एक एग्जांपल ले लो, जैसे मम्मी को कल क्या बनाना है, आपको पाव भाजी बनाना है मम्मी को, है ना। तो मम्मी पहले क्या करती है, उसके लिए प्रिपरेशन करके रखती है, धनिया काट के रखती है, ठीक है, टमाटर काट के रखती है, ठीक है। टमाटर काट के रखती हैं, धनिया काट के रखती हैं, सब्जियां काट के रखती हैं, ठीक है, लौकी वगैरह जो भी डलती है, ठीक है, जो भी डलता है वो काट करके रखती हैं, ठीक है। टमाटर हुआ, ठीक है, और सब काट कूट करके ये हो गई उनकी प्रिपरेशन। और फिर उसको सारी सब्जियों को डाल देना, तो डलने में तो बहुत कम टाइम लगता है, फिर बनने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, 10-15 मिनट में। मेन इनको काटना, ठीक है, ज्यादा टाइम टाइम तो इसमें लग जाता है। और एम फेज में क्या होता है, 1 घंटे में हो जाती है ये क्या हो जाता है, ये डिवीजन के फेज कहलाती है। ये क्या कहलाती है बेटा, डिवीजन फेज, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं लिख रहा हूँ बेटा, ये रियलिटी है ना। आप इनको कह सकते हैं, एम फेज को डिवीजन फेज भी कह सकते हैं और इंटरफेस को प्रिपरेटरी फेज भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब आपको बात बताएंगे कि जो है, जो अगर अपन बात करें, ये देखो यहीं पर ही लिख देते हैं। इंटरफेस जो होती है बेटा, इंटरफेस फिर फर्दर जो है कुछ डिवाइड होती है। इंटरफेस जो होती है कितने टाइप की होती है, इंटरफेस में कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे जैसे बेटा जैसे होती है G1, ठीक है, और क्या S, G1 फेज, S फेज और फिर G2 फेज, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, इंटरफेस कितने टाइप की होती है, तीन तीन फेजेस में डिवाइडेड होती है, ठीक है। और जो एम फेज है वो भी अलग अलग फेज में डिवाइड होती है, जैसे प्रोफेज, ठीक है, मेटाफेज, ठीक है, एनाफेज, ठीक है, टीलोफेज, ठीक है। अब इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो ये इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, इन फेसेस को, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। कई बार जो है इसको G0 फेज में भी कहते हैं इसको, ठीक है। कई बार जो है ये G1 S और G2 मेनली तो यही होती है। कई बार एक और फेज होती है G0 फेज, वो अपन पढ़ेंगे बाद में, है ना। तो अभी तो आप यही फेज याद रखो, इंटरफेस की 3 फेज होती है और जो है एम फेज की 4 फेज होती है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, आप इसको ये याद करना आपको, ठीक है। चलो अब अपन पढ़ते हैं सबसे पहले इंटरफेस के बारे में, जिसे अपन कहते हैं प्रिपरेटरी फेज। जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा, प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, इंटरफेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले तो इस बात को समझना कि ये जो है, अगर अपन बात करें तो ये देखो, इस बात को समझना कि सबसे पहले क्या होगी, ये G1 फेज, ठीक है। ये यहां से लेकर यहां तक, आप इस बात को समझना, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा का पूरा, जहां से यहां से लेकर ये पूरा का पूरा यहां तक, ठीक है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। या फिर आप ऐसे देखो, आपको ये दिखाया गया है, ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक क्या है, इंटरफेस है बेटा। कितना है, पूरा का पूरा इंटरफेस। तो इंटरफेस में सर क्या क्या आ रहा है, देखो इंटरफेस में क्या क्या आ रहा है, देखो यहाँ से एक तो ये वाला, बस एम पोर्शन को छोड़ दो। ये एम पोर्शन कितना है सर, ये बेटा ये है 5%, कितना, 5%। बाकी इसको छोड़ दो, बस आप इस चीज को छोड़ दो, इस चीज को छोड़ दो, बाकी जितना भी बचा, बाकी जितना भी बचा वो पूरा का पूरा क्या है, इंटरफेस है। वो क्या है, पूरा का पूरा इंटरफेस है बेटा। तो इंटरफेस में बेटा आपको क्या क्या दिख रहा है, सर हमें तो एक ये ब्लू कलर का G1 फेज दिख रहा है, ठीक है। फिर ये क्या दिख रहा है, ये लाल कलर का S फेज दिख रहा है। फिर ये G2 फेज दिख रहा है। सर फिर ये M फेज को तो गिनना ही नहीं है सर, M तो फिर अलग ही है ना, तो इसको गिनेंगे नहीं। सर ये 5% है,
बाकी ये कैसा है, इंटरफेस कितना है, 95% है। ठीक है, तो ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है। तो अब जो है अगर अपन बात करें, देखो एम फेज जो है, एम फेज जो है, एम फेज के इस साइड भी इंटरफेस है, एम फेज के इस साइड भी क्या है, इंटरफेस है। समझ रहे हो इस बात को? एम फेज के इस साइड भी अगर आप देखोगे तो G1 फेज, S फेज, G2 फेज, है ना, तो ये सारी की सारी क्या है, इंटरफेस ही तो है। इंटरफेस की तो फेजेस है, मैंने बताया ना, इंटरफेस के अंदर जो है ये सारी फेजेस आती है। इंटरफेस के अंदर G फेज आती है, ये G1 फेज आती है, ठीक है, एस फेज आती है, और क्या आती है, G2 फेज आती है। तो ये एम फेज जो है, क्या बोल रहे हैं, ये एक बिटवीन, एम फेज किसके बीच में है, इस साइड में इंटरफेस है, इस साइड में इंटरफेस, तो एम फेज जो है प्रेजेंट बिटवीन द टू। ठीक है, आरिया समझ में, एम फेज दो एस फेज के बीच में है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो, ये एम फेज की बात करें, ऐसे ही आप ऐसे आप एस फेज के लिए भी कह सकते हो कि भाई जो एस फेज है वो दो एम फेज के बीच में है, ऐसा भी कह सकते हो आप, है ना, तो वो दोनों बातें करेक्ट है। ठीक है, चलो अब देखो अपन एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब सबसे पहले जो है G1 फेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जी का मतलब क्या होता है, जी यानी ग्रोथ फेज या गैप फेज। ठीक है, ग्रोथ फेज या फिर गैप फेज। ठीक है, इसमें सेल क्या करता है, ग्रोथ करता है बेटा। ठीक है, देखो इधर देखो, ये एस फेज है, एस फेज के इधर भी जी फेज है, गैप फेज है, और एस फेज के इधर भी एक गैप फेज है। समझ रहे हो? बस अंतर ये है कि ये वाला अगर गैप है, ठीक है, समझ, ऐसे याद करो कि एक देखो, एक एम फेज है, एक एस फेज है। कैसे याद करोगे, एक ये एम फेज है, एक ये एस फेज है। तो एम फेज के इस साइड क्या होगा, एम और एस के बीच में क्या आ रहा है, G1 फेज, एक गैप आ रहा है, जिसे अपन कहेंगे गैप फर्स्ट। क्या कहेंगे, गैप फर्स्ट। एम और एस के बीच में एक गैप आ रहा है, जिसे अपन कहेंगे गैप फर्स्ट। और ऐसे ही एस और एम के बीच में, एस और एम के बीच में भी एक गैप आएगा, जिसे अपन कहेंगे दूसरी बार गैप आ रहा है, तो इसे अपन कहेंगे गैप सेकंड। क्या कहेंगे बेटा, गैप सेकंड फेज कहेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये जी वाला समझ में आएगा, गैप फर्स्ट, ये क्या होगा, गैप सेकंड। और ये एस यानी बेटा ये सिंथेसिस फेज, ये इसे कहते हैं सिंथेसिस फेज। क्यों सर? क्योंकि बेटा यहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस होता है, जो डीएनए है वो यहाँ पर डबल होता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फेज कौन सी है, सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट फेज है एस फेज। ये एस फेज किसकी फेज है, इंटरफेस की। ठीक है, तो इंटरफेस की सबसे मेन फेज कौन सी है बेटा, जो इंटरफेस की सबसे मेन फेज है एस फेज। इसमें क्या होता है, सिंथेसिस फेज कहलाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें डीएनए सिंथेसिस होता है। क्या होता है बेटा, डीएनए का मेन जो है वो सिंथेसिस होता है, डीएनए सिंथेसिस में होता है, डीएनए जो है डबल हो जाता है, डीएनए क्या होता है, डबल हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है, चलो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्चुअल में डिवीजन किस फेज में होता है, डिवीजन, ग्रोथ नहीं कह रहा मैं, डिवीजन किस फेज में होता है सर, एम फेज में। एम फेज में जो है हल्के हल्के दो में डिवाइड हो जाता है ना। मेन जो है डिवीजन एम फेज में होता है, छोटा सा 5 मिनट लगता है उसमें, कितने मिनट में, 5%, 5% वही फेज होता है, 5%, है ना। तो बाकी का पूरा ये लंबा ये G1 S और ये G2 में क्या होता है, ये इंटरफेस के वो है, और इसमें जो है ग्रोथ, इसमें जो है ग्रोथ होती है, क्या होती है, ग्रोथ होती है। और जब जैसे ये देखो, सबसे पहले G1 में आएगा, फिर G1 से S फेज में जाएगा सेल, S से फिर G2 में जाएगा सेल, फिर G2 से सब कुछ बन गया, G2 में आ गया, यानी सब कुछ बन गया है, सब कुछ डबल हो चुका है, इंटरफेस खत्म हो जाएगी। फिर इंटरफेस खत्म होने के बाद एम फेज आ जाएगी। ठीक है, एम फेज जो होगी, एम फेज में जो है क्या होगा, सेल जो होगा वो डिवाइड कर देगा, बहुत कम टाइम लगता है, एम फेज बहुत छोटी होती है, सिर्फ 5%। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, सेल साइकिल भी सिर्फ 5% में होती है एम फेज, बाकी 95% जो होता है इंटरफेज होता है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, चलो तो G1 फेज क्या कहलाता है, गैप फर्स्ट फेज। ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट ग्रोथ फेज कहलाता है G1 फेज। ठीक है, या कई बार इसे फर्स्ट गैप फेज भी कहते हैं, या फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे, ये गैप फर्स्ट है, फर्स्ट गैप फेज है, तो ये किसके बीच में है, इसके बीच में बेटा देखो, ये बीच में एक तो एम फेज के, ये आगे क्या है इसके, एम फेज। मैंने बताया ना एम फेज में चार होती हैं, प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, टीलो फेज, याद करो। तो ये तो पूरा का पूरा क्या है, ये क्या है, एम फेज है, ये माइटोटिक फेज। एम फेज का दूसरा नाम होता है बेटा माइटोटिक फेज। क्या, माइटोटिक फेज। इसमें चार स्टेजेस होती हैं। ठीक है,
और ये पूरा का पूरा जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ये है इंटरफेस। समझ में आ गया ये बात? जो पूरा का पूरा ग्रीन कलर में दिख रहा है वो है इंटरफेस, और ये जो आपको येलो और ऑरेंज कलर से दिख रहा है या रेड कलर से दिख रहा है ये है माइटोटिक फेस। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ग्रीन कलर से पूरा का पूरा क्या है? इंटरफेस। इसकी 3 स्टेज होती है, G1, S और G2। ठीक है, तो अब जो एम फेज है, ये वाला जो G1 फेज है, किस किस के बीच में? एक तो सर एम फेज है। G1 किसके बीच में? एक तो एम फेज, इस साइड एम फेज है, और G1 के इस साइड क्या है? एस फेज है। कौन सा फेज है? एस फेज, या फिर सिंथेसिस फेज, या यहाँ पे कहो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये किसके बीच में? माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में। माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में कौन सा फेज आ रहा है? G1 फेज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, या ठीक है, तो आप ऐसे सिंपल ये भी लिखोगे कि इट इज इंटरवल बिटवीन एम फेज, एम फेज को माइटोसिस भी कहते हैं, एंड एस फेज। क्या लिखोगे? एम फेज और एस फेज के बीच में क्या है? ये है G1 फेज। ठीक है, ये G1 फेज इसके इसके और इसके बीच में है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं इसमें क्या क्या होता है। इसमें मेन बात ये होती है कि प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। क्या होते हैं बेटा इसमें? मेन क्या चीज क्या होते हैं? प्रोटीन और आरएनए बनते हैं। ठीक, गैप में क्या बनता है? मेन चीज क्या होती है? प्रोटीन और आरएनए बनते हैं। और क्या वो होता है? और सर ये है कि यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस होगा। यहाँ पर डीएनए जो है डबल होगा इस जगह पर एस फेज में। तो सर डीएनए डबल होगा, तो डीएनए डबल करने के लिए क्या होता है बेटा? तो उसके लिए जो भी मशीनरी चाहिए होती है, जो भी कार्यक्रम चाहिए होते हैं। ठीक है, एक चीज एक जगह मुझे यहाँ से डी समझना इस बात को। यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन होना है इस जगह पर। इस जगह पर क्या होना है? यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन होना है, डीएनए का डबल होना है। डीएनए क्या होना है? डबल होना है। तो मुझे एक बात बताओ, डीएनए डबल होने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना, सामान, है ना? कुछ तो का, जैसे आपके पास एक केक है, एक केक से आपको 2 केक बनाने हैं, तो आपको जो सामान तो चाहिए रहेगा ना एक से 2 चीजें बनाने के लिए। तो सामान वगैरह जो है वो सारा का सारा कहाँ बनता है? वो इस फेज में पहले ही बनाओगे ना सामान को। तो G1 फेज में सारा का सारा सामान बन जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए। जो भी सामान चाहिए रहेगा वो सारा का सारा किस फेज में बन जाएगा? G1 फेज में। और बेटा कई बार तो प्रोटीन भी चाहिए होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन जो है डिटेल में पढ़ोगे आप 12th में, है ना? डीएनए रेप्लिकेशन जो है पूरा एक टॉपिक है, पूरा का पूरा जेनेटिक्स में ही है। तो पूरा का पूरा जो है आप ये पढ़ोगे आप 12th में कि कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। लेकिन उसके लिए बात ध्यान रखना, जो प्रोटीन होता है, क्या होता है बेटा? जो प्रोटीन चाहिए होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, वो कहां पर बनेंगे? वो कहां पर बनेंगे? G1 फेज में। कहां पर बनेंगे? G1 फेज में। और जो भी चाहिए रहेगा, आरएनए चाहिए रहेगा डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, वो भी यहाँ पर बनेगा G1 फेज में। आ गई बात समझ में? सबसे मेन फेज ये है एस फेज या सिंथेसिस फेज। ठीक है, तो उसके लिए जो भी उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो भी चीज रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी कहां पर पूरी की होती जाएंगी? G1 फेज में की जाएंगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं, ये G1 पढ़ लिया, अब अपन बात करते हैं एस फेज की। तो देखो एस फेज में क्या होता है, समझना इस बात को। एस फेज को बढ़िया डिटेल से पढ़ेंगे पूरा एक एक चीज। ठीक है, देखो एस फेज की तीनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। ये एस फेज जो है सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। इसमें हर बार नीट एम से क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, नीट एम से भर भर के इसमें क्वेश्चन बनता है एस फेज से। एस फेज में क्या होता है बेटा, समझना इस बात को। ये मान के चलो हमारा बेटा एक सेल है, हमारा क्या है बेटा? ये सेल है। सेल के अंदर क्या होगा? ये सर न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है? ये क्या होता है सेल के अंदर? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, आर्य बात समझ में? ये क्या है? सेल है। ठीक है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। तो इसमें जो है सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस क्या होता है? डबल होता है। न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डीएनए डबल हो जाता है। ठीक है, या कहो आप जो क्रोमोसोम है, ठीक है, वो डबल हो जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर जो डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? देखो लंबा जो थ्रेड होता है, ये देखो ये लंबा थ्रेड होता है डीएनए। देखो डीएनए ऐसे दिखता है बेटा। अगर मैंने आपको बताया भी था पहले कि डीएनए कैसे दिखता है बेटा, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको डीएनए दिखता है। किस तरीके का दिखता है? डीएनए ऐसे दिखता है। तो बेटा डीएनए जो है, ठीक है, डीएनए जो है, अब ये डीएनए के क्या मिलेंगे? धागे मिलेंगे। डीएनए के क्या मिले? ऐसे धागे मिले लंबे लंबे। डीएनए क्या हुआ? कॉइल्ड हो गया। डीएनए क्या हो गया? ऐसे ऐसे करके कॉइल्ड हो गया। ठीक है, तो इसे अपन कहेंगे क्रोमेटिड। इसे अपन क्या कहेंगे? ऐसे धागा बना लेगा एक। क्या बना लेगा? एक धागा। कि अक्सर मुझे तो एक लंबा धागा दिख रहा है। आप गौर से देखोगे तो आपको ऐसे एक लंबा धागा दिखेगा ऐसे डीएनए का, है ना? जबकि वो डीएनए से कॉइल्ड होगा। समझ रहे हो इस बात को? दोनों एक ही चीजें हैं। आप इसको गौर से देखोगे ना तो डीएनए से कॉइल्ड मिलेगा।
है ना, ये डीएनए जो है लंबा सा धागा वैसे कॉइल्ड हो जाता है, तो इसे कहते हैं अपन क्रोमेटेड, इसे अपन क्या कहते हैं, क्रोमेटेड। फिर जो है क्रोमेटेड जो होता है वो भी आगे जाके कॉइल्ड हो जाता है, और क्या बना, ऐसे कॉइल्ड हो जाता है क्रोमेटेड भी। ठीक है, ये अपन डिटेल में अपन 12th में पढ़ेंगे अपन, है ना। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्रोमेटेड भी आगे जाके क्या हो जाता है, कॉइल्ड हो जाता है। और किस में कॉइल्ड हो जाता है, क्रोमोजोम में। क्रोमेटेड किस में कॉइल्ड हो जाता है, क्रोमोजोम के फॉर्म में। इस फॉर्म में कॉइल्ड हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा, समझना इस बात को। इसे कहते हैं बेटा क्रोमोजोम, इसे क्या कहते हैं अपन, क्रोमोजोम। इसमें डीएनए भर भर के आपको डीएनए मिलेगा, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ये डीएनए भर भर के ये ऐसे डीएनए मिलेगा, अरिया से में क्वाइल्ड फॉर्म में। ठीक है, पूरा का पूरा ये जो है क्रोमोजोम में कुछ नहीं है, सिर्फ डीएनए 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 के पूरे पूरे थ्रेड ऐसे क्वाइल्ड क्वाइल्ड फॉर्म में है। समझ रहे हो इस बात को, तो इसे कह रहे हैं अपन क्रोमोजोम, इसे क्या कहते हैं, क्रोमोजोम। और ये बीच में जो है आपको एक, यहाँ पर बीच में आपको एक ये है ना अलग ही दिखेगा, इसे अपन कहेंगे क्रोमेटेड। ठीक है, इसे अपन क्या कहेंगे, क्रोमेटेड। आ रही बात समझ में, इसे अपन क्या कहेंगे बेटा, क्रोमेटेड कहेंगे। आ गई बात समझ में। तो ये सबसे पहले क्या होगा, ये डीएनए है बेटा, पहले से ही डीएनए क्या होता है, डीएनए के दो स्ट्रैंड रहते हैं और वो कॉइल्ड रहता है, क्या रहता है, कॉइल्ड रहता है डीएनए। फिर ये डीएनए जो है और ज्यादा कॉइल्ड हो जाएगा, जैसे अपन जैसे मंजे को अपन करते हैं ना, अपन लपेटते हैं मंजे को, है ना, वैसे ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड हो जाएगा। तो इस एक थ्रेड जैसा बन जाएगा, एक लंबा थ्रेड जैसा, उसे कहेंगे अपन क्रोमेटेड। पर ये लंबा थ्रेड भी आगे जाके क्वाइल्ड हो जाता है और कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, क्रोमोजोम बनाता है। क्या बनाता है बेटा, क्रोमोजोम बनाता है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि क्या होगा बेटा, कि अब एक्चुअल में क्या होता है बेटा, इस बात को समझना है। एस फेज सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, ये एस फेज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, समझना है इस बात को। तो इसमें क्या होता है कि डीएनए डबल हो जाता है, डीएनए क्या होता है, रेप्लीकेट हो जाता है, रेप्लीकेट हो जाता है यानी डीएनए डबल हो जाता है, डीएनए क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मान के चलो ये क्रोमोजोम है, ये मान के चलो बेटा ये क्रोमोजोम है, ठीक है, ये क्रोमोजोम है, और यहाँ पर बीच में क्या होगा, यहाँ पर सब बीच में तो एक ये क्रोमेटेड रहता है। हाँ, तो ये बीच में क्रोमेटेड, अगर ये मान के चलो ये क्रोमोजोम जो है, ये क्रोमोजोम क्या हो गया, क्रोमोजोम किससे बना हुआ है, डीएनए से। क्रोमोजोम किससे बना हुआ है, मान के चलो ये डीएनए है, ये मान के चलो ये क्या है, क्रोमोजोम के अंदर बहुत सारा क्या है, डीएनए है। और मान के चलो ये डीएनए भी जो है क्या हो गया, डबल हो गया, डीएनए भी, डीएनए क्या हो गया, डबल हो गया। ये देखो इस तरीके से जो है डीएनए डबल हो गया। ठीक है, तो डीएनए क्या हो गया, डबल हो गया बेटा, है ना। तो डीएनए डबल हो जाएगा तो बेटा क्या होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, बता रहा हूं मैं आपको। इस तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा कि डीएनए जो है डबल हो गया, क्या हो गया, डीएनए डबल हो गया। ठीक है, आदिवासी में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि डीएनए डबल हो चुका है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, डीएनए तो डबल हो गया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, सेंट्रोमेर डबल हुआ क्या, क्या सेंट्रोमेर डबल हुआ क्या, ये बताओ, कोई बताएगा, क्या सेंट्रोमेर डबल हुआ क्या। ये क्या है बेटा, इसे आप कहोगे कि, इसे आप क्या कहोगे कि क्रोमोजोम जो है डबल हो, ये क्या कहोगे कि क्रोमोजोम तो यही है, क्रोमोजोम एक है बेटा, ये क्या है, क्रोमोजोम एक है, क्रोमोजोम एक है। लेकिन डीएनए क्या हो गया बेटा, इसके अंदर का डीएनए दो बन गए, डीएनए डबल हो गया, डीएनए क्या हो गया, डबल हो गया। क्यों बेटा, तो एक बात ध्यान रखना, मेन चीज है एक, आप सीधी बात ये एक बात तो आप ये बात ध्यान रखना कि भैया एक क्रोमोजोम में कितने क्रोमेटेड होते हैं, सॉरी क्रोमेटेड नहीं कहोगे, सॉरी मैं गलत बोल गया, सेंट्रोमेयर है बेटा ये, है ना, गलती से निकल गया, ये सेंट्रोमेयर है। ठीक है, क्रोमेटेड नहीं है, सेंट्रोमेयर, इसे आप कहोगे बीच में है ना, बीच में से है तो इसे अपन कहेंगे सेंट्रोमेयर बेटा, है ना, सॉरी फॉर द मिस्टेक, है ना, इसे अपन क्या कहेंगे, सेंट्रोमेयर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, है ना। तो ये सेंट्रोमेयर क्या हुआ बेटा, ये जो ये ग्रीन कलर का सेंट्रोमेयर है, कितने एक क्रोमोसोम में कितने सेंट्रोमेयर है, मुझे ये बात बताओ बस सब जने, एक क्रोमोसोम में कितने सेंट्रोमेयर है। सर एक क्रोमोसोम में सर हमें एक ग्रीन कलर का सेंट्रोमेयर दिख रहा है, बस, तो बस उतना याद रखना। तो एक क्रोमोसोम में एक ही सेंट्रोमेयर होगा, बस ये बात ध्यान रखना।
अब मुझे बात बताओ ये क्या है? सर हमें तो एक सेंट्रोमेयर दिख रहा है। कितने सेंट्रोमेयर दिख रहे हैं? एक सेंट्रोमेयर दिख रहा है। तो इसका मतलब क्रोमोसोम कितने होंगे? बताओ क्रोमोसोम कितने होंगे? एक सेंट्रोमेयर दिख रहा है ना? कितने हैं सेंट्रोमेयर? देखो यहां पर लिख देता हूं मैं, सेंट्रोमेयर कितने हैं? सेंट्रोमेयर कितने हैं? 1। सेंट्रोमेयर कितने हैं बेटा? 1। अगर सेंट्रोमेयर 1 है तो क्रोमोसोम भी कितने होंगे बेटा बताओ? क्रोमोसोम भी कितने होंगे? 1 होंगे। ये बात ध्यान में रखना। आ रही बात समझ में? सेंट्रोमेयर अगर 1 है तो उसमें क्रोमोसोम भी कितने होंगे? 1 होंगे। ये बात ध्यान में रखना। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? इतनी बात क्लियर है? ये बात ध्यान रखना बस, सेंट्रोमेयर 1 होंगे तो क्रोमोसोम भी 1 होगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये डीएनए का मॉलिक्यूल, जैसे जो डीएनए है, डीएनए की डबल होगा कि नहीं? यहाँ पर भी डीएनए था, यहाँ पर ये एक पूरा डीएनए कहलाता है। अब यहाँ पर एक डीएनए तो ये मिल गया, और यहाँ पर भी ये क्या बन गया? डीएनए क्या हो गया? डबल हो गया। तो डीएनए क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि क्रोमोसोम एक ही है बेटा। क्या है यहाँ पर? क्रोमोसोम एक ही है। देखो यहाँ पर भी क्रोमोसोम एक ही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर भी क्रोमोसोम एक ही है, लेकिन क्या हो गया? डीएनए डबल हो गया बेटा। क्या हो गया? डीएनए डबल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक, इसको आप एक ही कहोगे, एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है। ठीक है। यहाँ पर भी एक क्रोमोसोम ये है, यहाँ पर भी एक क्रोमोसोम ये है। ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। चलो अब इस बात को ध्यान रखना। तो इसमें ये लिखा हुआ है डीएनए पर सेल डबल। क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो गया? ये बात लिखी हुई है आपकी बुक में बिल्कुल, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अमाउंट ऑफ डीएनए, डीएनए क्या हो गया बेटा? ये देखो, ये ऐसे से ऐसा बन गया, तो डीएनए क्या हो गया? डबल हो गया। डीएनए डबल हो गया, बट क्रोमोसोम नंबर इज नॉट इंक्रीज। क्रोमोसोम नंबर पहले भी 1 था, क्रोमोसोम नंबर पहले भी 1 था, बाद में भी क्रोमोसोम नंबर कितना रहा? एक ही रहा। तो क्रोमोसोम नंबर इज नॉट इंक्रीज। ये बात क्लियर हो गई सबको? ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? जल्दी बताओ चैट पर। इतनी बात क्लियर हो गई? क्रोमोसोम नंबर एक ही रहेगा। ठीक है। ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो अब आगे बढ़ाते हैं। सर एक डाउट है, प्रोसेस क्या होता है? माइटोसिस का मतलब अभी बताएंगे। माइटोसिस का मतलब होता है डिवीजन फेज, डिवाइड हो जाना। माइटोसिस का मतलब क्या होता है? डिवाइड हो जाना, एक सेल से दो में डिवाइड हो जाना, उसे कहते हैं माइटोसिस। अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। एक ये छोटा क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि माइटोसिस में होता क्या है, कैसे एक सेल से दो में डिवाइड होता है सेल। ठीक है। तो ये एक फेज है। माइटोसिस क्या है? एक फेज है, इसमें एक सेल जो है दो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना बेटा कि ये डीएनए का एक, ये जो एक जो सिंगल स्टैंड होता है डीएनए का, एक सिंगल, ये इसको अपन क्या कहते हैं? डीएनए के सिंगल जो स्टैंड होता है इसको अपन कहते हैं क्रोमेटिड। एक क्रोमेटिड ये कहलाएगा, एक क्रोमेटिड ये कहलाएगा। अरिया समय में एक क्रोमेटिड, यहाँ पर कितने क्रोमेटिड थे? एक था। एक क्रोमेटिड और एक क्रोमेटिड था, और एक क्या था? ये न्यूक्लियो, एक सेंट्रोमेयर था। यहाँ पर भी एक क्रोमेटिड था, एक सेंट्रोमेयर था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? दो क्रोमेटिड हो गए। क्या हो गए बेटा? दो क्रोमेटिड हो गए। इन्हें अपन कहते हैं दो सिस्टर क्रोमेटिड भी कहते हैं। बस इतना याद रखो, डीएनए और क्रोमेटिड में कोई अंतर नहीं है। ये बात ध्यान रखना। बस डीएनए जब कॉइल हो जाता है बहुत ज्यादा, तब क्या बना देता है? क्रोमेटिड बना देता है। ठीक है। जब ये तो बहुत पतला है ना डीएनए। क्रोमेटिड देखो कितना मोटा होता है। क्रोमेटिड जो होता है थोड़ा कॉइल्ड फॉर्म है डीएनए की, बस और कुछ नहीं है। ठीक है। तो अब ये भी मोटा है, कॉइल्ड फॉर्म है डीएनए की, है ना? ये भी मोटा है, कॉइल्ड फॉर्म है डीएनए की। तो इसमें दो क्रोमेटिड दिख रहे हैं अपन को। कितने क्रोमेटिड दिख रहे हैं? दो क्रोमेटिड दिख रहे हैं। दो डीएनए दिख रहे हैं ना? किस फॉर्म में? क्रोमेटिड फॉर्म में। दो दो क्रोमेटिड है ये, तो इसे अपन कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। इसे अपन क्या कहेंगे? दोनों सिस्टर है ये, दोनों एक दूसरे की क्या है? ये सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। आ रही बात समझ में? इसे अपन क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड। क्रोमेटिड कहो या डीएनए कहो, एक ही बात है। कोई ज्यादा कोई अंतर नहीं है क्रोमेटिड और डीएनए में। डीएनए की क्वाइल्ड फॉर्म को ही, डीएनए जब मोटा हो जाता है, क्वाइल्ड हो जाता है, तो भी अपन उसे क्या कहने लगते हैं? क्रोमेटिड कहने लगते हैं। और यहाँ पर भी डीएनए देखो मोटा है, क्वाइल्ड है ना? मोटा है, क्वाइल्ड है, तो अपन इसे क्रोमेटिड कहेंगे। इसे एक क्रोमेटिड, एक ये क्रोमेटिड। ठीक है। एक ये क्रोमेटिड, एक ये क्रोमेटिड, तो इसे कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। सेंट्रोमेर कितने दिख रहे हैं? सेंटर में एक ही दिख रहा है।
अगर एक सेंटर है तो क्रोमोसोम भी क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम भी एक ही कहलाएगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि इस क्रोमोसोम का नंबर आप सेंट्रोमेयर से निकालोगे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं किसकी, एनिमल सेल की। तो देखो एनिमल सेल की अगर अपन बात करें तो देखो यहाँ पर आपको ये सेल होता है, क्या होता है बेटा यहाँ पर, ये एक सेल है। मैंने जब सेल चैप्टर आपको पढ़ाया तब मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और साइड से आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको सेंट्रोमेयर दिखता है। क्या दिखता है बेटा यहाँ पर आपको, ये कुछ इस तरीके का सेंट्रोमेयर स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। इसे अपन कहते हैं सेंट्रोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोजोम, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रोजोम, ठीक है, ये क्या है, सेंट्रोजोम, ठीक है। सेंट्रोमेयर मैंने कहा बताया, डीएनए जो होता है, सेंट्रोमेयर समझना, क्रोमोसोम के बीच में क्या होता है, ये क्रोमोसोम है और उसके बीच में क्या होता है, सेंट्रोमेयर, वो अलग चीज है। ये हो गया सेंट्रोमेयर, वो अलग चीज है, वो तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये क्या होता है, पूरा का पूरा चीज कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर, है ना। अब थोड़ा न्यूक्लियस से बाहर आओ, न्यूक्लियस से बाहर आओ, न्यूक्लियस से बाहर आपको एक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, न्यूक्लियस के बाहर आपको क्या मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट दिखेगा, ऐसी आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे अपन कहेंगे सेंट्रोजोम। क्या कहेंगे, सेंट्रोजोम। अब सेंट्रोजोम में कुछ नहीं होता, सेंट्रोजोम में लिक्विड भरा रहता है ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे अपन कहते हैं सेंट्रोप्लाज्म, मैंने ये बताया हुआ है सेल चैप्टर मैंने जब पढ़ाया था। इसे क्या कहते हैं, सेंट्रोजोम में लिक्विड, सेंट्रोजोम के लिक्विड को क्या कहेंगे, सेंट्रोप्लाज्म, सिंपल तो है। सेंट्रोजोम के लिक्विड को क्या कहेंगे, सेंट्रोप्लाज्म, ठीक है। ठीक है, सेल के लिक्विड को क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, है ना। सेंट्रोजोम के लिक्विड को क्या कहेंगे, सेंट्रोप्लाज्म, ठीक है। और सर ये कुछ ऐसे दिख रहा है अपन को गोल गोल, ये क्या चीज है बेटा, ऐसा होता है कि ये इसमें दो सेंट्रियोल मिलते हैं, ठीक है। किसमें मिलते हैं, दो सेंट्रियोल मिलते हैं, 90 डिग्री पर रहते हैं। कितने डिग्री पर रहते हैं, दो सेंट्रियोल होते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, ये दो सेंट्रियोल मिलेंगे आपको, ठीक है, 90 डिग्री पर मिलेंगे। ये क्या चीज है, ये है सेंट्रियोल। अच्छा सर आप मुझे एक बात बताओ, हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि ये पूरा का पूरा सेंट्रोजोम है, हाँ सेंट्रोजोम है, तो सेंट्रोजोम में दो चीजें आ रही हैं, एक तो आ रहा है सेंट्रोप्लाज्म, एक तो आ रहा है सेंट्रोप्लाज्म, और एक आ रहा है सर सेंट्रियोल। और सेंट्रोल जो होते हैं दो होते हैं, सेंट्रोल कितने होते हैं, दो होते हैं, और सेंट्रोल जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। तो ये जो ये सेंट्रोजोम है, ये सब में मिलता है सर, और ये काम क्या करता है, तो ये मैं बताऊंगा। सेंट्रोजोम जो है ये डिवीजन में हेल्प करता है, क्या बनाएगा, ये डिवीजन में हेल्प करता है, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। इस बात को समझना, ये मैं बता चुका हूं वैसे आपको ये, मैंने मैंने क्या बोला कि एक ये न्यूक्लियस है, क्या बोला मैंने, एक ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास क्या होंगे, सेल ऑर्गेनील्स होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह। एक सेल ऑर्गेनील होता है सेंट्रोजोम, जो सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, एनिमल में पाया जाता है। प्लांट सेल में मिलेगा क्या, प्लांट सेल में नहीं मिलता, प्लांट सेल में नहीं मिलता, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो प्लांट ये करता क्या है सर, ये बेटा ये डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अभी हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है ये ऑर्गेनील, ठीक है, ये सेल ऑर्गेनील है, ये बहुत हेल्पफुल है ये, इसे अपन कहते हैं सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम में क्या मिलेगा अपन को, सेंट्रोजोम में अपन को दो चीजें मिलेंगी, एक तो मिलेगा सेंट्रोप्लाज्म, इस ये लिक्विड मिलेगा जिसे अपन कहेंगे सेंट्रोप्लाज्म, और क्या मिलेगा, और जो है अपन को मिलेंगे दो सेंट्रियोल, क्या मिलेंगे, दो सेंट्रियोल। अच्छा सर ये दो सेंट्रियोल कैसे लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए रहते हैं 90 डिग्री पर, एक ऐसे और एक इसके 90 डिग्री पर, ऐसे पैरेलल नहीं होंगे, ऐसे रहेंगे 90 डिग्री पर, इसे अपन कहेंगे सेंट्रियोल, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ठीक है, अंतर आप सभी लोग कर पा ही रहे होंगे कि सेंट्रोमेयर कहाँ होता है और जो है सेंट्रोजोम कहाँ होता है। न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलेगा, सेंट्रोमेयर मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा सेंट्रोमेयर, ठीक है। और न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर आपको मिलेगा सेंट्रोजोम, ये बात ध्यान में रखना, जो कि सेल डिवीजन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो
अब पढ़ रहे हैं अपन ने G1 फेज पढ़ ली, G1 को गैप फर्स्ट फेज कहते हैं, S फेज पढ़ ली, सिंथेसिस फेज पढ़ ली, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे G2 फेज, ठीक है। G2 फेज जो होती है सेकंड ग्रोथ फेज कहलाती है, ठीक है। उसमें भी क्या होगा, इसमें भी जो है क्या होगा, सेल ग्रोथ करेगा, ठीक है। G यानी ग्रोथ, G यानी क्या होता है ग्रोथ, सेल इसमें क्या करेगा ग्रोथ करेगा, G यानी ग्रोथ या फिर गैप, आ रही बात समझ में, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी जीवन में जो हो रहा था वो भी यहीं पर ही होगा। जीवन में क्या हो रहा था, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा था, यहाँ पर भी आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। डीएनए का सिंथेसिस किस फेज में हो रहा था, कोई बता सकता है डीएनए का फेज, डीएनए का सिंथेसिस जो है वो एस फेज में हो रहा था, ये बात ध्यान रखना। बाकी आरएनए और प्रोटीन का जो सिंथेसिस होगा वो किस में बचे होगा, G2 फेज में होगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब जब जैसे ही G2 फेज हो जाएगी, तो अब क्या हो जाएगा कि जैसे G2 फेज कंप्लीट हो जाएगी, जैसे G2 फेज कंप्लीट हो गई, जैसे G2 फेज कंप्लीट हो गई, तो अब वो आ जाएगा, सेल आ जाएगा माइटोटिक फेज में आ जाएगा। माइटोटिक फेज में आ गया यानी सेल अब रेडी है, प्रिपेयर्ड है किसके लिए, माइटोसिस के लिए। माइटोसिस यानी क्या होता है डिवीजन, माइटोसिस मतलब क्या होता है डिवीजन। तो सेल जो है अब क्या करने के लिए रेडी है, डिवीजन करने के लिए रेडी है। पर डिवीजन की भी कई फेजेस होती हैं, अपन अपन पढ़ेंगे, ये है डिवीजन फेजेस, PMAT, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये डिवीजन के लिए तैयार हो गया अगर जैसे G2 फेज हो जाता है।